गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा टॉपिक चल रहा था शक्ति, सत्ता और वैधता। और अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में, जहां हमने राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे शक्ति की प्रमुख संरचनाओं के बारे में, यानी कि शक्ति से जुड़े हुए हमारे प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सिद्धांतों के बारे में। प्यारे बच्चों, शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूहों की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हों? इस बारे में हमारे सामने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। बच्चों, शक्ति की संरचना से तात्पर्य यही है। हम प्राय शक्ति को इसी रूप में देखते हैं जिसमें कोई एक पक्ष शक्तिशाली है और वह दूसरे पक्ष पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर रहा है और उसके कार्यों को निर्देशित कर रहा है। ऐसे में हमारे सामने शक्ति की संरचना को समझना जरूरी हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि समाज में ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं, ऐसी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जहां पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, या वो लोग जो शक्ति को धारण करते हैं। इस संबंध में हमारे पास सबसे पहला सिद्धांत है हमारा वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, जो कि मार्क्सवाद की देन है, जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 विरोधी वर्गों में बटा है। आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गा वर्ग तथा आर्थिक रूप से दुर्बल हमारा सर्वहारा वर्ग। इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज मूलतः शक्ति संरचना होता है, जिसमें प्रभु वर्ग राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता एवं संस्कृति के हर स्तर पर ऐसा वर्चस्व कायम रहता है जिसे पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नियति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। देखिए, वर्ग प्रभुत्व का ये जो सिद्धांत है, ये शक्ति की मार्क्सवादी धारणा से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, मार्क्सवाद में मानता है कि समाज में 2 वर्ग हैं। एक है पूंजीपति वर्ग, जिसे उन्होंने बुजुर्गा वर्ग का नाम दिया है, और दूसरा है हमारा श्रमिक वर्ग, जिसे वो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि आर्थिक शक्ति हमारे पूंजीपति या बुजुर्गा वर्ग के पास निहित है, अतः वह अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के ऊपर करता है। और इस संबंध में हमारे कार्ल मार्क्स एक और विचार प्रस्तुत करते हैं, वो है आधार और अधिरचना का विचार, जिसमें वो ये कहते हैं कि आर्थिक जो शक्ति है वो आधार का कार्य करती है, और जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वही समाज की संस्कृति, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, नैतिकता, सभी चीज़ों पर अपना नियंत्रण कायम कर लेता है। इस पूंजीपति वर्ग के द्वारा समाज में ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जाता है जिससे श्रमिक वर्ग को अपना शोषण सही लगने लगता है और वह इसे अपनी नियति या भाग्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और उसका विरोध करना समाप्त कर देता है। तो ऐसे में क्या रहता है, ऐसे में हमारे पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व कायम रहता है। यह है हमारा वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, जो कि आर्थिक शक्ति पर आधारित है और समाज को 2 विरोधी वर्गों और उनके बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा हमारा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार भी समाज शक्ति के आधार पर 2 वर्गों में बटा है। विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली हैं तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर इसके अनेक आधार जैसे कुशलता, आनुवांशिकता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि होते हैं। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का एक छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है और सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।
देश के राजनेता, डॉक्टर, प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं, भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो। इटली के विल्फ्रेडो पेरेटो, इनकी पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। गीतानो मोस्का, इनकी पुस्तक है द रूलिंग क्लास। और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है ये हमारा अभिजात वर्ग, एलीट क्लास का सिद्धांत है। ये मानकर चलते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, एक हमारा विशिष्ट वर्ग है और एक सामान्य वर्ग है। लेकिन कार्ल मार्क्स की तरह ये केवल आर्थिक शक्ति को ही सब कुछ नहीं मानते। ये मानते हैं कि ये जो विशिष्टता है ये आर्थिक तत्व के अलावा आपकी बुद्धिमत्ता पे, आपकी कुशलता पे, आपकी तकनीकी योग्यता पे, आपकी प्रबंध क्षमता पे, किसी पे भी आधारित हो सकती है। और इसके आधार पर समाज में कुछ ऐसे वर्ग निकल कर के आते हैं, कुछ ऐसे लोग निकल कर के आते हैं जो कि सामान्य जनों से अलग समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। शासन सत्ता चाहे कोई भी रहे, लेकिन समाज का ये जो विशिष्ट वर्ग है यह हमेशा अपनी स्थिति में बने रहता है और इसकी स्थिति में साधारण तरीके से परिवर्तन नहीं होता। भले ही ये सत्ता में रहें या ना रहें, यह हमेशा ही शक्ति का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं या आपके शहर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चिकित्सक, वकील हैं, उद्योगपति हैं, तो राजनेता हैं। ये लोग कौन हैं? ये समाज के अभिजात वर्ग हैं। आप ये सोचिएगा कि आपके पड़ोस में कोई लड़ाई हुई और किसी व्यक्ति ने दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, तो पुलिस एक शिकायत पर उस आदमी को, साधारण आदमी को उठा लेती है। लेकिन जब किसी बड़े नेता, डॉक्टर या वकील के ऊपर ऐसी एफआईआर होती है तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हाल किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी भी सरकार की नहीं, किसी पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती कि इतने बड़े आदमी के ऊपर हाथ डाल सकें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि समाज में इन लोगों का एक विशिष्ट स्थान होता है, एक विशिष्ट दर्जा होता है जो कि सामान्य जनों के ऊपर होता है। चलिए, अब है हमारे नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है बच्चों, ये है हमारा नारीवादी सिद्धांत। ये क्या मानते हैं कि शक्ति के विभाजन का आधार क्या है? लैंगिक है। इसमें क्या होता है कि समाज में जो भी शक्ति है वो पुरुष वर्ग के पास है। वो ये कहते हैं कि हम अपने परिवार से शुरू करें, तो परिवार में जो भी आर्थिक शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो परिवार के बड़े पुरुष के पास रहती है। वह आपके घर का बुजुर्ग हो सकता है, वह आपके पिता हो सकते हैं या भाई हो सकता है। तो अंत में निर्णय किसके हाथों में रहता है? पुरुष के हाथों में रहता है। महिलाओं के हाथों में परिवार के संबंध में निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती। अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ उसकी शादी करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये सारे निर्णय पुरुष के द्वारा लिए जाते हैं। इन निर्णयों में महिलाओं की कोई भागीदारी या भूमिका नहीं होती। ऐसे में परिवार से चला हुआ ये विभाजन आगे चल कर के पूरे समाज और आगे चल के पूरे राज्य में स्थापित हो जाता है। हम भी देखते हैं हमारे समाज में महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते जो कि अधिकार पुरुषों को प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में यदि हम देखें तो हमें पुरुषों का ही प्रभुत्व प्राप्त होता है। महिलाओं के साथ हमेशा ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसे में बच्चों ये बताते हैं कि नारीवादी सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि समाज में जो शक्ति है वह लैंगिक आधार पर बटी हुई है, जिसमें पुरुष शक्ति को धारण करता है और महिलाओं के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसी सिद्धांत के कारण यूरोप में नारी मुक्ति का आंदोलन प्रारंभ हुए थे, जिन्होंने पुरुषों के पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रभुत्व का विरोध किया था। प्यारे बच्चों, अगला है हमारा बहुलवादी सिद्धांत।
शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है जो उपर्युक्त तीनों से ही भिन्न है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बहुलवाद का शाब्दिक तात्पर्य क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों कि जो बहुलवाद है इसका इंग्लिश में वर्ड होता है प्लूरलिज्म। क्या तात्पर्य होता है? प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म यानी कि वैरायटीफुल है, विविधताएं हैं, सब लोग एक समान नहीं हैं और सब लोग एक जैसे नहीं हैं। लोग कैसे हैं? अलग अलग हैं। और चूंकि अलग अलग हैं, चाहे वो जाति, नस्ल, रंग किसी भी आधार पर हों, लोग क्या हैं? अलग अलग हैं। चूंकि लोग अलग अलग हैं, ऐसे में समाज में जो भी शक्ति है वो शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में सिमट करके नहीं रह सकती। समाज में अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, जिनमें आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक गतिविधियां हैं, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां हैं। और चूंकि ये सारी गतिविधियां हैं, अतः शक्ति इन सभी गतिविधियों में और इनका संचालन करने वाले सभी संगठनों में बटी हुई रहती है। चलिए इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है जो उपर्युक्त तीनों से ही भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद एवं नारीवाद यह दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज को दो वर्गों, शक्तिशाली एवं शक्तिहीन में बांटता है, परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। देखिए बहुलवादी सिद्धांत क्या कह रहे हैं? वही बात जो हमने बताई थी कि समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में बटी हुई नहीं है, बल्कि अनेक समूहों में बटी हुई है। जैसे हमारे धार्मिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, शिक्षक संगठन हैं, व्यवसायियों के संगठन हैं, इन सभी संगठनों में शक्ति बटी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि समाज में केवल एक वर्ग शक्तिशाली और दूसरा शक्तिहीन है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन समूहों के बीच सौदेबाजी चलती रहती है। हम देखते भी हैं कि सरकार के किसी निर्णय को लेकर के किसान संगठन विरोध करते हैं, हमारा व्यवसायी संगठन विरोध करता है और शिक्षक संगठन, छात्र संगठन विरोध करते हैं। अभी हमारे पास एक टॉपिक है नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर के अनेक शिक्षकों और छात्रों की अपनी आपत्तियां हैं। तो इनको लेकर के अभी क्या होगा कि शिक्षक और छात्र संगठन यदि इसका विरोध करते हैं तो सरकार इनके साथ क्या करेगी? सौदेबाजी करेगी। कई चीज़ों पर इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कई जगह पर, कई बिंदुओं पर सरकार को भी झुकना पड़ता है, उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये क्या है? उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित न होकर उत्तरदायित्व पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया गया है। तो शक्ति की जो भारतीय अवधारणा है वो है हमारी बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी अवधारणा, जिसमें होता ही क्या है कि शक्तिशाली होने का तात्पर्य यही है कि सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और जहाँ कहीं आपसे पूछा जाता है कि शक्ति का भारतीय मत क्या है, शक्ति का भारतीय दर्शन क्या है, तो वो ये है कि सार्वजनिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग करना। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा शक्ति का सिद्धांत जो है यही समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने जाने थे शक्ति के विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, शक्ति के बल और प्रभाव के अंतर के बारे में, शक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में और शक्ति की संरचना से जुड़े हुए प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है, जो इसी का अगला भाग है, वो भाग है हमारा सत्ता, जिसे हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी। प्यारे बच्चों, आइए इसको पढ़ते हैं। सत्ता क्या है? यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाता है कि सत्ता क्या है, तो सत्ता है एक्चुअली प्राधिकार। क्या है? प्राधिकार। ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा सभी लोगों के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं, उन्हें लागू करवाया जाता है
और उनकी उल्लंघना पर दंड भी दिया जाता है। जिस प्राधिकार के द्वारा ये किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। सत्ता के कई रूप हैं, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। इन सभी रूपों में कॉमन चीज़ क्या है कि इसमें एक सत्ताधारी होता है जो अपने समस्त अनुयायियों के लिए या अपने अनुचरों के लिए नियम बनाता है, उनको निर्देशित करता है और उनकी उल्लंघना पर उन्हें दंडित भी करता है। केवल वही है जिसके पास दूसरों को आदेश देने की शक्ति निहित रहती है। अभी हमने जिस शक्ति को पढ़ा है उसका प्रयोग ही जिसके द्वारा किया जाता है वही कौन कहलाता है? सत्ताधारी कहलाता है, वही सत्ता कहलाती है। आइए इसको पढ़ते हैं। जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम, आदेश का वह गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन किया जाता है। जब हम बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है, जबकि हम चौराहे पर यातायात के पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक है। इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तब वह सत्ता कहलाती है। और इस मेन लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है तब वह क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि शक्ति केवल भय उत्पन्न करती है क्योंकि उसके अंदर बल निहित रहता है। मध्यकाल में क्या था, प्राचीन काल में क्या था कि राजाओं के पास शक्तिशाली सेनाएं हुआ करती थी और लोग उनके भय की वजह से उनके आदेशों का पालन किया करते थे, तो उसे हम शक्ति कहते हैं, सत्ता नहीं कहते। लेकिन जहाँ लोग स्वेच्छा से ही अपने शासक के आदेशों का पालन करने लग जाते हैं, उसके निर्देशों का पालन करने लग जाते हैं, उनको शक्ति का भय दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, तब हम क्या कहते हैं? तब वह सत्ता बनती है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शक्ति, सत्ता, वैधता के इस त्रिभुज को, उसमें शीर्ष पर सत्ता विद्यमान है, तो इसके दोनों आधारों पर क्या है? शक्ति और वैधता। वैधता से तात्पर्य होता है लोगों की सहमति। तो इस प्रकार जब शक्ति के साथ लोगों की सहमति यानी कि वैधता जुड़ जाती है तब हमारे सत्ता का निर्माण होता है। रॉबर्ट बायरस्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण ये वो है कोटेशन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। बायरस्टेड क्या कह रहे हैं? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है कि सत्ता असल में यही क्या कि शक्ति का प्रयोग किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, समाज में शक्ति को प्रयोग करने वाली संस्था क्या है उसे ही हम क्या कहेंगे? सत्ता कहेंगे। शक्ति का प्रयोग हर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, इससे अराजकता पैदा हो जाती है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि शक्ति के प्रयोग का अधिकार किसे प्राप्त है? संस्थात्मक रूप से। तो वही क्या कहलाती है? हमारी सत्ता। अगली हमारी कोटेशन है हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता क्या है? आदेश तो देने का अधिकार है, भाई सत्ताधारी ही आदेश दे सकता है, उसी अधिकार होता है। और आदेश का पालन करवाने की शक्ति, कि आदेश दिया है तो वह उसकी पालना भी करवाता है, यही क्या उसकी शक्ति है। तो हेनरी फेयोल की परिभाषा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। आगे है इसमें सत्ता पालन के प्रमुख आधार, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों अगली क्लास में। इसी के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।